हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुमित्रा। तो आज के इस लेक्चर में हम समझने जा रहे हैं क्लास 9 सोशल साइंस के हिस्ट्री बुक इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, सो बिफोर वी बिगिन द चैप्टर, हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इससे हम क्या समझते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो फ्रेंच से आप बेसिकली क्या समझ सकते हो? फ्रेंच इज समथिंग रिलेटेड टू फ्रांस। ओके, यानी जैसे इंडिया के लोग होते हैं इंडियन, और इंडिया से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है वो इंडियन, वैसे ही फ्रांस से जो चीज़ रिलेटेड होता है वो होता है फ्रेंच। ओके, सो व्हाट इज द टर्म रेवोल्यूशन? व्हाट डू यू मीन बाय रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, यानी रेवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज, बदलाव। सपोज क्या हो सकता है, सपोज करो कि 19th सेंचुरी में लोग क्या करते थे कि पत्र लिखते थे, एक दूसरे को लेटर लिखते थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या आया, धीरे धीरे लोग, उसके बाद फ़ोन आ गया, धीरे धीरे टेक्स्ट मैसेजेस करने लगे। आज अब 21st सेंचुरी में क्या है, लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप करते हैं। तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम टू टाइम इसमें चेंज आया, बदलाव आया, तो इसको आप रेवोल्यूशन कह सकते हो। तो रेवोल्यूशन क्या होता है? एक बड़ा स्तर पे बदलाव, यानी बहुत बड़ा बदलाव, जिसको हम कंसीडर करते हैं रेवोल्यूशन। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम बात करेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, यानी फ्रांस में क्या बहुत बड़ा चेंज आया, क्या बहुत बड़ा बदलाव आया, क्या क्रांति आई। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर को, इस चैप्टर को, यानी द फ्रेंच रेवोल्यूशन को मैंने 6 लेक्चर्स यानी 6 पार्ट में कवर किया है। ये बेसिकली इसका फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद आप इसके बाकी के पार्ट जरूर देख लेना, तभी जाके आपको इस चैप्टर का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। हम कब के बारे में फ्रेंच सोसाइटी की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यहाँ 18th सेंचुरी के फ्रेंच सोसाइटी के बारे में। ओके, सो 18th सेंचुरी कब का पीरियड होगा? 18th सेंचुरी होगा हमारा 1700 से 1799 तक का पीरियड। दिस इज कंसिडर्ड एज 18th सेंचुरी, यानी 18वीं शताब्दी। ठीक है, तो इन 1774 में क्या होता है? लुइस 16। ओके, व्हाट इज दिस? लुइस 16, XVI, इट इज 16। ठीक है, लुइस 16 कौन थे? लुइस 16 वाज फ्रॉम ए बर्बन डिनास्टी, वाज फ्रॉम ए बर्बन। ठीक है, तो इंडिया में हमारे भी बहुत सारे डिनास्टी थी, जैसे एग्जाम्पल हो गया मुगल डिनास्टी हो गया आपका, तोगलक डिनास्टी हो गया, या दिल्ली सल्तनत आप कह लो, या आप मौर्य डिनास्टी हो गया। बहुत सारे डिनास्टी, डिनास्टी यानी क्या होता है? राजवंश, यानी एक किंग बना, यानी उसके बाद उसका सन किंग बनेगा, उसके बाद उसका सन किंग बनेगा, ये ऐसा ही चलते जाएगा। दैट इज नोन एज डिनास्टी, यानी राजा के बाद उसके बेटा को राजा बनना, एंड ये प्रोसेस कंटिन्यू होते जाता है। तो दैट इज टर्म एज डिनास्टी। ओके, सो बर्बन डिनास्टी, यहाँ किस डिनास्टी की बात हो रही है? बर्बन। ये कहाँ का डिनास्टी है? दैट इज डिनास्टी ऑफ फ्रांस। सो ये फ्रेंच डिनास्टी है। कौन सा? बर्बन डिनास्टी एक फ्रेंच डिनास्टी है। ओके, सो वहाँ के जो क्या है, फ्रेंच डिनास्टी के द क्या है, फ्रेंच डिनास्टी में बर्बन डिनास्टी है। ओके, सो बर्बन डिनास्टी क्या है? इट इज द फैमिली ऑफ किंग। ठीक है, ये क्या है? एक राजाओं का परिवार है, यानी एक का एक करके वहाँ के राजा बनते जाते हैं। सो इट इज डिनास्टी। ओके, असेंड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। और वो क्या करते हैं? बेसिकली फ्रांस के थ्रोन, यानी फ्रांस के राजगद्दी पर फ्रांस के पूरा राज करते हैं। ठीक है, बर्बन डिनास्टी के लोग। और उसमें से एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, वो है लुइस 16, जो कि 20 साल के थे, जो 20 साल के यंग पर्सन थे, युवा थे। ठीक है, अब क्या होता है? ही वॉज वेलकम बाई एम्पटी ट्रेजर। द फ्रांस वॉज रीलिंग अंडर ट्रेमेंडस डेब्ट विच हैज माउंटेड अप टू 2 बिलियन लिवर्स। ओके, तो वो 20 साल के थे। ठीक है, और उनका शादी होता है यहाँ, किसका? लुइस 16 का विवाह होता है। किसके साथ होता है? लुइस सिस्टम का विवाह होता है एक ऑस्ट्रिया के प्रिंसेस के साथ, एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस के साथ, एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था मैरी
एंटोनेट। ओके, किसके साथ विवाह हुआ उनका, किसका, लुइस 16 का शादी होता है यहाँ एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस के साथ जिसका नाम था मैरी एंटोनेट। ओके, सो लुइस 16 20 ईयर्स के जब होते हैं तो उनका शादी हो जाता है मैरी एंटोनेट के साथ जो कि एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस है। ठीक है, अब क्या देता है, अपॉन हिज एक्सेशन द किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी, और उनको क्या मिला, एम्प्टी ट्रेजरी। अब यानी वही वहां के पूरी तरह से राजा हो चुके थे अब लुइस 16। ठीक है, तो अब फाइनली क्या होता है, द फ्रांस वॉज रीलिंग अंडर ट्रेमेंडस डेप्ट। डेप्ट का मतलब क्या होता है, डेप्ट मतलब होता है कर्ज यानी लोन। ओके, तो डेप्ट मीन्स लोन, जैसे डेट प्रोनाउंस है DET, बी इज साइलेंट, सो इट इज डेट। सो फ्रांस क्या था, लोन में था, विच हैज माउंटेड अप टू 2 बिलियन लिवर्स। और कितना लोन हो गया था, 2 बिलियन लिवर्स। एंड व्हाट इज दिस लिवर, लिवर आपके लिए एक नया टर्म हो सकता है। तो लिवर क्या है, एक यूनिट ऑफ करेंसी है, यानी जैसे हम रुपी फॉलो करते हैं तो फ्रांस में लिवर एक करेंसी फॉलो किया जाता था। कब तक, 1794 तक वहाँ कौन सा करेंसी फॉलो होता था, लिवर। ओके, आज हम वहाँ लिवर करेंसी फॉलो नहीं करते हैं, आज दूसरा करेंसी फॉलो करते हैं। तो हालांकि हम यहाँ 18वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं, 18वीं शताब्दी की, यानी 1700 से 1799 की, तो उसके बीच में 1794 तक ये करेंसी वहाँ फॉलो किया गया, जो क्या था, लिवर्स। ओके, तो वहाँ 2 बिलियन, आप सोच सकते हो 2 बिलियन कितना बड़ा अमाउंट होता है, 2 बिलियन लिवर्स वहाँ डेट था, वहाँ लोन था। ठीक है, सो फॉर मीटिंग दिस एक्सपेंसेस इंक्रीज इन द टैक्स वॉज इनएविटेबल। तो आप सोच सकते हो कि जिसका राज इतनी बड़े कर्ज में हो, जहाँ के राज में एम्प्टी ट्रेजरी हो गई हो, यानी वहाँ का सारा खजाना खाली हो गया हो, एक भी पैसा ना हो, तो उस पैसा कैसे चुकाया जाएगा, इसका एक ही मतलब हो सकता है, अब वहाँ के लोगों को इसको मुआवजा देना होगा। तो वहाँ के किंग क्या करने लगे, लोगों पर टैक्सेस लगाने लगे, या जिससे उनका एम्प्टी जो ट्रेजर यानी खाली खजाना है वो फिर से भर जाए। तो इसलिए बहुत सारे टैक्सेस लगाने लगे, बहुत सारे रेवेन्यू कलेक्ट किए जाने लगे, किससे, वहाँ के छोटे छोटे लोग से, जैसे पेजेंट्स हो गए, फार्मर्स हो गए, लेबर्स हो गए, सर्वेंट हो गए, वगैरह वगैरह। तो इन्हीं लोगों से क्या करने जाने लगा, टैक्स कलेक्ट किया जाने लगा। तो उस समय क्या थी, जो फ्रेंच की सोसाइटी थी, यानी जो फ्रांस का समाज था, उसको 3 कैटेगरीज 3 स्टेट्स में बांटा गया था। फर्स्ट टू इंडिवर्स ऑल प्रिविलेजेस। ठीक है, तो इनमें से पहले जो स्टेट्स थे, यानी पहले जो कैटेगरीज के 2 लोग थे, वही सारे ऐशो आराम को क्या करते थे, एंजॉय करते थे, उसका आनंद उठाते थे, और थर्ड स्टेट को इसका कोई आनंद उठाने नहीं दिया जाता था। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से स्टेट्स है, कौन कौन से कैटेगरीज है हमारे फ्रांस की। सो फर्स्ट में हमें दिया हुआ है क्या, फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट इज स्टेट इज क्लर्जी। ओके, फर्स्ट स्टेट इज क्लर्जी, सेकेंड स्टेट इज नोबिलिटी। सो ये क्लर्जी और नोबिलिटी क्या होता है, क्लर्जी के अंडर क्या आता है, क्लर्जी के अंदर आते हैं सारे प्रीस्ट, सारे सेंट्स, यानी आप कह सकते हैं कि जो प्रीस्ट है यानी जो संत लोग हैं, साधु लोग हैं, और या जो पुजारी वगैरह लोग हैं, वो किसके अंदर आ जाते हैं, क्लर्जी के अंदर। आपको पता ही होगा हमारे इंडिया में पहले ऐसा ही सिस्टम था, वर्ना सिस्टम का। क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, 4 सिस्टम था। लेकिन फ्रांस में क्या है, यहाँ 3 सिस्टम है। तो पहला यहाँ भी ब्राह्मण है, दैट इज क्लर्जी। ठीक है, तो उसमें क्या आएंगे, आपके सैंट्स आएंगे, सेजेस आएंगे, प्रीस्ट आ जाएंगे, यानी पुजारी लोग आ जाएंगे, जो हेड होते हैं ब्राह्मण लोग। ओके, देन कम्स नोबिलिटी। सो नोबिलिटी क्या होता है, नोबिलिटी इज बिकॉज बेसिकली किंग्स, यानी किंग्स, क्वींस या प्रिंस, प्रिंसेस वगैरह लोग किसके अंदर आते थे, वो आते थे लोग नोबिलिटी के अंदर। ठीक है, तो पहला क्या हुआ, पहला हुआ ब्राह्मण लोग, प्रीस्ट एंड सेजेस लोग। दूसरा क्षत्रिय लोग, यानी वहाँ, यानी फ्रेंच लैंग्वेज में वहाँ इसको कैटेगराइज क्या किया गया था, वहाँ क्या आ गया था, इसको क्लर्जी एंड नोबिलिटी। तो नोबिलिटी में क्या आएंगे, बेसिकली किंग्स लोग। तो आप सोच सकते हो कि बेसिकली यही सारे प्रिविलेज का आनंद उठाते थे, यानी जो भी सुख सुविधाएं होती थी, जो भी ऐशो आराम की चीज़ें होती थी, उनका फ़ायदा बस प्रीस्ट, सेंट्स और किंग्स ही उठाते थे। और हमारा थर्ड स्टेट क्या है, यानी तीसरा कैटेगरी है, दैट इज व्हाट, स्मॉल
peasants यानी फार्मर्स वाला कैटेगरी, यानी जो छोटे छोटे लोग आते थे वो इसके अंदर आते थे। जैसे हमारे बिजनेसमैन हो गए, व्यापारी हो गए, मर्चेंट्स हो गए, या कोर्ट ऑफिशियल्स हो गए, पेजेंट्स फार्मर्स हो गए, आर्टिशियंस हो गए, लैंडलेस लेबर्स हो गए, सर्वेंट्स हो गए, वगैरह वगैरह। तो इन लोगों को कोई भी प्रिविलेज नहीं दिया जाता था। सारा का सारा प्रिविलेज कौन एंजॉय करता था? सारा का सारा प्रिविलेज एंजॉय किया जाता था क्लर्जी के द्वारा और नोबिलिटी के द्वारा, ठीक है। So how to define clergy? So clergy is a group of person which is invested with special function in the church. तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? फ्रांस की बात कर रहे हैं। तो फ्रांस बेसिकली इज ए क्रिश्चियन कंट्री। तो क्लर्जी क्या करते थे? बेसिकली उनका काम क्या होता था? चर्च में उनका काम होता था, ठीक है। और जो नोबिलिटी लोग क्या होते थे? उनका क्या होता था? बेसिकली उनका काम होता था अपना डिनास्टी, अपना राजपाट, अपने किंगडम को देखना, ठीक है। तो ये हुआ हमारा चर्च देखते थे क्लर्जीज, और नोबिलिटी दे वर सीइंग देयर किंगडम, देयर राज्य। और थर्ड स्टेट क्या था? बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, पेजेंट्स, आर्टिसंस या फार्मर्स, डेली वेज अर्नर्स, सर्वेंट्स, लेबरर्स, वो किसके अंदर आते थे? वो आते थे थर्ड कैटेगरी के अंदर, थर्ड स्टेट के अंदर, और उनको कोई भी प्रिविलेज नहीं दिया जाता था। तो होप आपको इसका कैटेगरी क्लियर हो गया। फर्स्ट क्या था? क्लर्जी, second is nobility, and what is third one is big businessman, peasant, artisan, small peasants या लैंडलेस लेबर, सर्वेंट। ये किसके अंदर आते थे? ये आते थे हमारे थर्ड स्टेट के अंदर। सो some within the third state were rich and some were poor। तो थर्ड स्टेट में भी कुछ लोग क्या थे? कुछ लोग थोड़ा अमीर थे और दूसरे क्या थे? थोड़े गरीब थे। यानी थर्ड स्टेट में भी कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे। जैसा कि आप देख सकते हो, ये है बिग बिजनेसमैन, ये क्या? ये थोड़ा अमीर हो सकते हैं। मर्चेंट्स, कोर्ट्स ऑफिशियल, ये लोग थोड़ा अमीर हो सकते हैं। लेकिन पेजेंट्स, आर्टिशियंस, लैंडर्स रूलर्स या लेबर्स एंड सर्वेंट, ये सब तो बहुत पुअर होते थे, ओके। सो यहाँ इससे हमें क्या पता चलता है कि थर्ड स्टेट में भी कुछ लोग अमीर हो सकते हैं, लेकिन और कुछ गरीब हो सकते हैं, लेकिन क्या उन्हें प्रिविलेजेस एंजॉय करने नहीं दिया जाता था। सारे के सारे जो प्रिविलेज है वो क्लर्जी और नोबिलिटी एंजॉय करते थे, और इनसे थर्ड स्टेट वाले जो लोगों से उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स का कलेक्शन किया जाता था। क्यों? क्योंकि वहाँ एम्प्टी ट्रेजर का टाइम आ गया था, वहाँ सारा का सारा ट्रेजरी खत्म हो चुका था, ठीक है। अब जो क्या होते थे? बेसिकली टैक्स होते थे, वो भी टाइप्स के होते थे। तो टैक्सेस का भी टाइप हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो चर्च क्या करता था? वो भी टैक्स में से पार्ट लेता था, और क्या था? जो किंग्स होते थे वो भी अपना टैक्सेस से पार्ट लेते थे। तो वहाँ टैक्सेस के बेसिकली दो टाइप्स के टैक्सेस होते थे, ठीक है। तो टैक्सेस के क्या टाइप है? पहला है फर्स्ट टैक्सेस, इट इज टाइट, okay. First is tithe, TITHE, and second is what? Second is tally। तो दो टाइप्स ऑफ टैक्सेस हो गए हमारे। पहला क्या है? टाइट, और दूसरा है टैली, ठीक है। अब एक एक करके इसको समझते हैं। सो टाइट क्या है? बेसिकली दैट इज द टैक्स विच इज imposed by the church comprising 1/10 of the agricultural produce, okay। तो टाइथ ये कौन लेता था? ये लेता थे बेसिकली क्लर्जी लोग, यानी जो चर्च में लोग रहते हैं, यानी प्रीस्ट लोग इस टैक्स को कलेक्ट करते थे। कौन सा टैक्स? टाइट, ओके। तो इसका अकॉर्डिंग क्या है? आपका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आएगा उसमें 1/10 आपको किसको देना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा चर्च को, ओके। सो सपोज करो किसी भी व्यक्ति का क्या होता है, किसी भी पर्सन का, सपोज आप देख सकते हो 1 टन होता है उसका क्रॉप, ठीक है। तो 1 टन यानी 1000 kg में उसको 100 kg क्या करना पड़ेगा? चर्च को देना पड़ेगा। तो ये कौन सा टैक्स था? ये था टाइथ, ओके। सो टाइथ ऐसा टैक्स है जो कि चर्चेस यानी क्लर्जी लोगों को दिया जाता है थर्ड स्टेट के द्वारा। टैक्सेस किस लिए के थे? बस थर्ड स्टेट्स के लोगों के लिए ही थे। तो थर्ड स्टेट्स के लोग टाइट टैक्स किसको देते थे? वो देते थे चर्चेस को, क्लर्जी मेंस को, जिससे अकॉर्डिंग क्या था कि 1/10 ऑफ द जो उसका आता था प्रोडक्ट, उसको उसका 1/10 उसको देना पड़ता था। किसको? टू द क्लर्जी यानी टू द चर्च। तो सेकेंड टैक्स क्या है? सेकेंड टाइप्स ऑफ टैक्स, सेकेंड टाइप ऑफ टैक्स इज टैली। सो टैली क्या है? टैली इज द टैक्स विच इज डायरेक्टली पेड टू द स्टेट।
तो ये टैक्स क्या है, इसको डायरेक्टली, ये डायरेक्ट टैक्स था, इसको क्या किया जाता था, डायरेक्टली स्टेट्स को दे दिया जाता था। ओके, तो एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स विल लीव फ्रॉम आर्टिकल्स और एवरीडे कंजम्पशन, और इसके अलावा बहुत सारे टैक्सेस भी लगते थे। तो दिस इज द टैक्सेस फॉर क्लर्जी, और ये डायरेक्ट टैक्स है, ये किसके पास जाता था, नोबिलिटी लोगों के पास जाता था। और भी बहुत सारे टैक्स है, जैसे क्या, सॉल्ट पर टैक्स लगता था, या टोबैको यानी तंबाकू पर टैक्स लगता था। सो बहुत टाइप से टैक्स लगते थे। और जो इसका जो द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वर बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन, और जो भी टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे वो केवल कौन देता था, वो केवल थर्ड स्टेट के लोग देते थे। थर्ड स्टेट, ना ही यहाँ क्लर्जी में, ना ही नोबिलिटी, कोई इसको नहीं देता था। ये लोग सारा का सारा प्रिविलेजेस इंजॉय करते थे, और सारा का सारा टैक्सेस किसे पे करना पड़ता था, सारा का सारा टैक्सेस पे करते थे द थर्ड स्टेट, that were either big businessmen, merchants, court officials, peasant, artisans, land laborers और servants. So इन्हीं को सारा का सारा टैक्स पे करना पड़ता था। So some within the third state were rich, ये तो देख लिया हमने। The burden of financial activities of the state through the taxes was borne by the third स्टेट अलॉन, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितना भी टैक्सेस आते थे, यानी जितना भी टैक्स कलेक्शन होता था, जितना भी रेवेन्यू आता था, यानी एम्प्टी ट्रेजरी को फिल करने के लिए, या क्लर्जी में यानी चर्चेस में जितनी पैसों की ज़रूरत होती थी, या राजा का लोगों का यानी प्रिविलेजेस के लिए, उनका अयासी पूरा करने के लिए, उनका शौक पूरा करने के लिए, यानी जितना भी फाइनेंशियल जो उनको पैसा आता था राजाओं के पास या क्लर्जीज के पास, वो किसके पास से आता था, वो आता था टैक्सेस के द्वारा, जो थर्ड स्टेट वाले लोगों से कलेक्ट किया जाता था। तो ओनली एंड ओनली थर्ड स्टेट पीपल वर पेइंग द टैक्स, सिर्फ इसी को टैक्स देना पड़ता था। तो सोच सकते हो इन पर कितना बड़ा बर्डन था। ये क्या करते थे, अपना 1/10 तो पहले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स दे देते थे, फिर बाकी इनको बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते थे। सो अब डील करते हैं अपना सेकंड टॉपिक। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, यानी स्ट्रगल करना, संघर्ष करना किसके लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, सो पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस ग्रीव एंड सो डिड द डिमांड फॉर ग्रेन। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली कि फ्रांस का पॉपुलेशन है वो क्या करता है, ग्रीव हो जाता है। तो पहले क्या था, ईयर 1715 में यानी 1715 में, यह जो क्या है, जो फ्रांस का जो पॉपुलेशन था वो 23 मिलियन। ओके, 1715, लेकिन 1759 में क्या हो जाता है, ये फाइनली हो जाता है 28 मिलियन। और आपको पता होगा 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, यानी 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। तो देख सकते हो बस 1715 से 1789 तक 50 लाख 50 लाख पॉपुलेशन इंक्रीज कर चुका है, यानी 5 मिलियन इंक्रीज हो गया पॉपुलेशन में। द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर वाइडेंड, और इससे क्या हुआ कि आप कह सकते हो कि रैपिड इंक्रीज हुआ, फूड ग्रेन्स में इंक्रीज हुआ, डिमांड्स बढ़ने लगी, यानी ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा फूड का डिमांड भी होगा। इससे क्या होगा कि प्राइजेस ऑफ द फूड भी इंक्रीज हो जाएंगे हैं, और इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशॉप्स खुलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा शॉप्स खुलेंगी, क्योंकि सबके लोगों को अब तो एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होगी ही होगी। सो थिंग्स बिकेम वर्स व्हेनेवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। तो इससे क्या होता था कि जब भी कोई ना कोई कैलामिटीज आती थी, कोई ना कोई डिजास्टर्स आते थे, आपदाएं आती, तो इससे क्या होती थी कि लोगों को बहुत ज़्यादा स्टार्व करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। और इसके कारण क्या आया, इसके कारण आया क्राइसिस, यानी अब बहुत सारी परेशानियां आने लगी। ठीक है, सो दिस लेड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सो सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है कि ऐसा क्राइसिस, ऐसा मुसीबत जिससे लोगों को क्या होता है कि अपना बेसिकली लिवलीहुड भी अच्छे तरह से नहीं कर पाते, अच्छे तरह से रह भी नहीं पाते, अच्छे तरह से ड्वेल नहीं कर पाते, और खाना अपना भोजन भी नहीं जुटा पाते हैं। तो दिस इज नोन एज सब्सिस्टेंस क्राइसिस। तो डेफिनेशन नोट कर सकते हो आप, सब्सिस्टेंस क्राइसिस इज एन एक्सट्रीम कंडीशन और एक्सट्रीम सिचुएशन where the basic means of livelihood are endangered, यानी बहुत बेसिक लोग जो लोगों का लिवलीहुड होता है, यानी बस रोटी कपड़ा और मकान, वो भी अच्छे तरह से नहीं जुटा पाते हैं। तो दिस इज नोन एज सब्सिस्टेंस क्राइसिस।
सो इसके बारे में हम डिटेल में अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे कि सब्सक्रिप्शन क्राइसिस होता क्या है, इसका ये कैसे आता है और इससे कैसे हम बच सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक में हमारा जो क्या होगा, जो हमारा हम बात करेंगे सब्सक्रिप्शन क्राइसिस के बारे में, और हम बात करेंगे उसके आगे के टॉपिक्स में, द ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास के बारे में, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन के बारे में, वगैरह वगैरह। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो जितना आज मैंने आपको पढ़ाया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो टिल देन स्टे क्रिएटिव, कीप लर्निंग, एंड मोस्ट ऑफ ऑल हैव फन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।